जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इस चैनल में और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। यहाँ पर दोस्तों डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने आज एक के बाद एक बड़े फैसले लिए हैं और भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाते हुए डीएसी ने 54,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। और ये जो प्रस्ताव हैं उनमें 1350 हॉर्स पावर इंजन T-90 टैंकों के लिए होगा। इसके अलावा वरुणास्त्र टॉर्पीडो, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट सिस्टम, इनके प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। यहाँ पर दोस्तों इंडियन आर्मी की जो T-90 टैंक है उनमें 1000 हॉर्स पावर का इंजन है जिसे कि अपग्रेड किया जाएगा और 1350 हॉर्स पावर के इंजनों को खरीद करके इसमें लगाया जाएगा ताकि इन टैंकों की युद्ध क्षेत्र में गतिशीलता बढ़ सके, खास करके हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों में। वहीं भारतीय नौसेना के लिए वरुणास्त्र टॉर्पीडो, इसके लिए भी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मिल गई है। और वरुणास्त्र टॉर्पीडो भारत की स्वदेशी रूप से विकसित शिप लॉन्च एंटी सैम्बलिंग टॉर्पीडो है और इस टॉर्पीडो को अधिक संख्या में शामिल करने से दुश्मनों की पनडुब्बियों के खतरों के खिलाफ भारतीय नौसेना की क्षमताओं में वृद्धि होगी। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के लिए अवाक्स भी खरीदे जाएंगे। अवाक्स सिस्टम जो कि जंग के पूरे स्पेक्ट्रम को बदल सकते हैं और हर दूसरे हथियार सिस्टम की लड़ाकू क्षमता को तेजी से बढ़ा सकते हैं। वहीं कुछ खबरें आ रही हैं AMCA फाइटर जेट इंजन डेवलपमेंट को लेकर, जिसमें कि अब ये कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना ने इस AMCA इंजन प्रोग्राम को सीधा प्रधानमंत्री की निगरानी में लाने के प्रस्ताव को सपोर्ट दिया है, यानी कि ये इंजन प्रोग्राम पीएमओ के अंडर में होना चाहिए। भारत चाहता है कि 2035 तक उनके AMCA के प्रोडक्शन में एंटर करने के लिए ये इंजन तैयार हो जाए। और इंजन प्रोग्राम कोई आसान काम नहीं है, ये काफी जटिल प्रोसेस होता है। इसीलिए वायुसेना चाहती है कि पीएमओ की निगरानी में अगर ये काम होता है तो जो अक्सर दिक्कतें आती हैं, लेट लतीफी होती है, वो नहीं हो पाएगी। और ये इंजन 2035 तक अगर तैयार हो जाता है तो भारतीय वायुसेना को अपने पुराने फाइटर जेट्स को फेज मैनर में हटाने में आसानी होगी। हालांकि 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास के इंजन के लिए 4 देशों ने भारत के साथ बातचीत की है, जिनमें से कुछ ने भारत को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑनरशिप देने की भी पेशकश की है। हालांकि ये जो प्रस्ताव आते हैं इन विदेशी कंपनियों की तरफ से वो अक्सर गोपनीय रहते हैं और जो भी ये 4 भागीदार देश हैं उन्होंने अपने अलग अलग प्रस्ताव दिए हैं जिनके बारे में केवल रक्षा मंत्रालय और इंडियन एयरफोर्स को ही पता रहता है। और AMCA इंजन प्रोग्राम जो है वो सीधा अगर पीएमओ की निगरानी के अंदर आ जाता है तो नौकरशाही देरी और जियोपॉलिटिकल संवेदनशीलताओं को कम किया जा सकता है। फिर भी दोस्तों ये जो 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास का इंजन प्रोग्राम है उसमें बहुत सी चुनौतियां होंगी। सबसे पहली बात यह है कि इस क्लास के इंजन को विकसित करने के लिए आपके पास मटेरियल्स, थर्मल मैनेजमेंट और एरोडायनेमिक विशेषज्ञता होनी चाहिए और ये वो क्षेत्र हैं जहां पर भारत अभी तक पिछड़ा हुआ है। इसके अलावा 2035 की जो टाइमलाइन की बात कही जा रही है तो वो तो मुझे नहीं लगता कि 2035 तक इंजन तैयार भी हो जाएगा अगर आज से उसे शुरू किया जाए, क्योंकि इसमें कम से कम 1 दशक से अधिक समय लगता है इंजन बनने में, जिसमें कि एयर फ्रेम का डिज़ाइन, एवियोनिक्स का इंटीग्रेशन, उड़ान परीक्षण और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। यानी कि इंजन का डेवलपमेंट देरी से ही हो सकता है, लेकिन अगर टाइम पर एक्शन नहीं लिया तो इससे इंडियन एयरफोर्स की जो मॉडर्नाइजेशन की योजनाएं हैं वो खतरे में पड़ सकती है। दूसरी बात है जियोपॉलिटिकल दांव। यहाँ पर बहुत सोच समझकर हमें अपने भागीदार को चुनना है जिससे कि भारत को इन इंजनों का एक्सपोर्ट कंट्रोल मिल सके। इसके अलावा किसी भी तरीके की सप्लाई चेन में इशू ना आए, तो ये सब चीज़ें भी ध्यान रखी जाती हैं। और अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं उनका एलोकेशन को लेकर। अभी तक AMCA के फेज 1 के लिए 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए और इंजन प्रोग्राम के लिए फिर से इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इंडियन एयरफोर्स चाहती है कि AMCA फाइटर जेट इंजन प्रोग्राम को जल्द से जल्द शुरू किया जाए और ये लेट लतीफ ना हो, इसलिए इसे डायरेक्टली पीएमओ की निगरानी के अंदर रखा जाए। भारत की अग्नि-P को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। DRDO के फॉर्मर चीफ अविनाश चंद्र ने एक बड़ा खुलासा किया है अग्नि-P की पावर के बारे में। उन्होंने कहा कि यह मिसाइल कोई आम मिसाइल नहीं है, बल्कि इस मिसाइल से आप दुश्मनों के एयरक्राफ्ट कैरियर्स और उनके जंगी पोत जैसे जो मूविंग टारगेट्स हैं उनको खत्म कर सकते हैं। इवन दोस्तों यहाँ पर जो चाइना की DF-21D है उससे भी उन्होंने इसका कंपैरिजन किया, क्योंकि इस मिसाइल को दुनिया की पहली एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में जाना जाता है। हालांकि अग्नि-P के बारे में उन्होंने कहा कि ये भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी में एक बड़ी छलांग मानी जा सकती है, जिसकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है और ये अग्नि सीरीज में सबसे हल्की बैलिस्टिक मिसाइल है। आपको बता दें कि उन्होंने DRDO प्रमुख के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान इस मिसाइल प्रोग्राम को एक शेप देने में बड़ी भूमिका निभाई थी। अग्नि-P की जो रेंज उन्होंने बताई है 1 से 2000 किलोमीटर के बीच, ये रेंज जो है वो भारत को हिंद महासागर क्षेत्र और उससे आगे के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करने में बड़ी मदद करेगी। साथ ही दोस्तों अविनाश जी ने भारत की अग्नि-P और चाइना की DF-21D की तुलना कुछ इस तरीके से की है, जिसमें उन्होंने कहा कि इन दोनों ही सिस्टम के बीच टेक्नोलॉजी समानता भी है। उनकी DF-21 की रेंज 18 से 2500 किलोमीटर के बीच है,
हालांकि चाइना का जो टारगेट है वो अमेरिकी विमान वाहक पोतों को निशाना बनाने की है, लेकिन भारत की जो अग्नि-P है वो भारत के तटों के करीब नौसैनिक खतरों के लिए काउंटर के रूप में डिप्लॉय की जा सकती है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने दोस्तों भारतीय सेना के लिए 327 ATAGS की खरीद को मंजूरी दे दी है। हालांकि काफी लंबे वक्त से ही कहा जा रहा था कि ये ऑर्डर कब दिया जाएगा, कब भारतीय सेना को स्वदेशी ATAGS मिलेंगे, लेकिन अब इस बात से पर्दा उठ चुका है और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 7,000 करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी दे दी है। ATAGS जिनकी मारक क्षमता 45 से 48 किलोमीटर के बीच है। इसके अलावा इस खरीद में दोस्तों 327 गन टोइंग व्हीकल्स भी शामिल है। DRDO के द्वारा डिजाइन और विकसित की गई 155 mm बटे 52 कैलिबर ATAGS का उत्पादन भारत फोर्स और टाटा एडवांस सिस्टम के द्वारा किया जाएगा। L1 सबसे कम बोली लगाने वाला बनने के बाद भारत फोर्स 60% तोपों का निर्माण करेगा और बाकी 40% टाटा के द्वारा प्रोडक्शन किया जाएगा। और CCS की मंजूरी मिलने के बाद अब ATAGS का जो सौदा है वो इसी वित्त वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर में हो जाएगा। और यही नहीं दोस्तों, ये ऑर्डर यही नहीं रुकने वाला, बल्कि इसका ऑर्डर और दिया जा सकता है, क्योंकि भारतीय सेना को 1580 ऐसी गन्स की सख्त जरूरत है और आगे इनके एडवांस वेरिएंट को भारतीय सेना शामिल करेगी। और आपको बता दें कि ATAGS का तो भारत को एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी मिले हैं। ATAGS का डेवलपमेंट 2013 में शुरू हुआ था। इसने कई सालों तक इसके परीक्षण चलते रहे, लेकिन फाइनली आज वो दिन आ गया जब इस स्वदेशी हथियार के लिए मंजूरी मिल गई है। वही दूसरी तरफ DAC के द्वारा इंडियन एयरफोर्स और भारतीय सेना के लिए 250 ब्रह्मोस मिसाइलों के लिए 20,000 करोड़ रुपए के मेगा कॉन्ट्रैक्ट को अब मंजूरी दी जाएगी। उम्मीद है कि 800 किलोमीटर रेंज की ये मिसाइल इंडियन आर्म फोर्सेस की क्षमताओं को काफी हद तक बढ़ा देगी। पारस डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड को सेंटर फॉर हाई एनर्जी से लगभग 142.31 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, जिसका उद्देश्य मोबाइल प्लेटफॉर्म पर लेजर सोर्स मॉड्यूल का डेवलपमेंट और बीम कंट्रोल सिस्टम यानी कि BCS के साथ एकीकरण यानी कि इंटीग्रेशन करना है। और ये एंटी ड्रोन एंटी मिसाइल एप्लीकेशन के लिए हाई पावर लेजर सिस्टम के ऑर्डर का एक प्रमुख हिस्सा है। वहीं DRDO ने अब फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर AD1 के लिमिटेड सीरीज में प्रोडक्शन शुरू कर दिया है और अब इस लिमिटेड प्रोडक्शन के और भी एक्सटेंसिव ट्रायल्स किए जाएंगे। बता दें कि AD1 की दोहरी क्षमताएं होंगी, मतलब साफ है कि ये लॉन्ग रेंज मर्फ कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल्स को 5000 किलोमीटर के अंदर इंटरसेप्ट कर सकती है और साथ ही साथ हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहनों को भी। इसके अलावा ये मिसाइल जो दुश्मनों के एयरक्राफ्ट हैं उन्हें थिएटर एयर डिफेंस रोल में एंगेज कर सकती है और इससे भारतीय वायुसेना का जो एयर डिफेंस आर्किटेक्चर है वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। वहीं भारतीय नौसेना अब एरियल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट के लिए जल्द ही एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी करने वाली है, क्योंकि भारतीय नौसेना को पता है कि अगले 2 दशकों में उनके फाइटर जेट की संख्या 45 यूनिटों से बढ़कर 150 तक हो जाएगी। इसीलिए नौसेना अपनी मिड एयर रिफ्यूलिंग क्षमताओं को बढ़ाना चाहती है और इंडियन एयरफोर्स पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहती है। वर्तमान में भारतीय नौसेना के पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत, इनमें कुल 45 MiG-29 के शामिल हैं, लेकिन आगे भविष्य में 26 राफेल M फाइटर जेट्स भी आ जाएंगे और TEDBF का भी प्रोग्राम शुरू हो रहा है। 2030 तक ये भी इंडियन नेवी में शामिल होने लग जाएंगे। हालांकि जो रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है उसके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो उम्मीदवार है इसमें वो है एयरबस का A330 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट। वहीं दोस्तों भारत में फ्यूज के सबसे बड़े निर्माता के रूप में जाने जाने वाली कंपनी संदीप मेटल क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी उत्पादन क्षमताओं को बढ़ा दिया है। दरअसल उनको महत्वपूर्ण रूप से एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिल रहे हैं, जिस वजह से उन्होंने अपना प्रोडक्शन डबल कर दिया है। महाराष्ट्र के नागपुर में इस कंपनी का हेड ऑफिस है और इस कंपनी को अमेरिका, इटली, जर्मनी, ब्राजील सहित अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से एडवांस फ्यूज सिस्टम के ऑर्डर्स मिले हैं। खास करके मोटार और 155 M आर्टिलरी शेल की मांग को डिमांड में तेजी से वृद्धि को देखते हुए अब सैकड़ों हजारों की संख्या में उनको ऑर्डर मिले हुए हैं। तो ऐसे में ये जो कंपनी है वो अपनी स्थिति को यहाँ पर मजबूत कर रही है और इस कंपनी के द्वारा जो सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूज है वो है फ्यूज 447, जो कि अपनी वर्सेटिलिटी और इफेक्टिवनेस के लिए जाना जाता है। जहां भारत अमेरिका से MQ-9 ड्रोन्स लेने वाला है, तो वहीं एक और खबर फिर से इस MQ-9 को मार गिराने को लेकर आई है। लेबनान में हिजबुल्लाह ने अमेरिका के इस ड्रोन को फिर से मार गिराया है और ये अब 16वां अमेरिकी MQ-9 ड्रोन है जिसे यमन में गिराया गया है। और इसी महीने दोस्तों एक और ड्रोन इनका गिराया गया था, वो भी MQ-9 रीपर था। भारत को इससे टेंशन इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हम तो भैया यही खरीद रहे हैं इनसे। पता नहीं दोस्तों, समझ में नहीं आ रहा कि भारत क्या स्ट्रैटेजी के साथ ये सब देखते हुए भी इतने महंगे ड्रोन्स को खरीद रहा है। अगर ये पैसा हम अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर लगाते, इन्वेस्टमेंट करते अपने देश में, तो शायद हम इनसे बेहतर ड्रोन बना सकते थे, लेकिन क्या करें। वही दूसरी तरफ दोस्तों
भारत में लगातार इस तरीके के लोग बढ़ते जा रहे हैं जो कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का एक कर्मचारी बैंगलोर में अरेस्ट किया गया है और इस गिरफ्तार व्यक्ति का नाम है दीप राज चंद्रा। ये आरोपी बैंगलोर में रहता था और ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का रहने वाला है। हालांकि और जानकारी सामने आना बाकी है, लेकिन लगाया जा रहा है कि इसने कुछ डेटा जो है, जो इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक डेटा है, वो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के साथ शेयर किया है। वही दोस्तों, पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है। बड़ा खुश हो रहा था कि उसको J-35 मिलने वाला है, वो भी चाइना से। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें कि पता चल चुका है कि चाइना के एक डिफेंस इंजीनियर ने J-35 का जो क्लासिफाइड डेटा था उसे किसी विदेशी इंटेलिजेंस एजेंसी को बेच दिया है। ये जो चाइनीज़ डिफेंस इंजीनियर था वो किसी विदेशी इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ जुड़ा हुआ था और उसने इस J-35A की जो क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर दी है, जिसके बदले में उसे एक मोटा पैसा मिला है। अब यहाँ पर ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर ये सब कुछ हो चुका है तो इससे भारत को एक बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, जिससे कि भारत J-35A के बारे में बहुत कुछ जान सकता है और भारत के पास इसे काउंटर करने के लिए जिन काउंटर मेजर्स को तैयार करना है उसके लिए भी समय बच जाएगा। तो फिलहाल तब तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब भी आपको कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।